हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। आइए देखते हैं आज हमारा टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास दिया रहेगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया रहेगा और उसको देखकर हमें बनाना क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो याद रखना, नाम से ही लग रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस देना। सर्विस किसको देना, अपने मेंबर को देना, सोसाइटी को देना। रिलीजन, एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना विदाउट प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। मैं ये नहीं कहता कि इनका प्रॉफिट अर्न ये नहीं करते, ये प्रॉफिट अर्न करते हैं, तभी तो क्या हो सकता है, ये अपने एसेट का, ये अपने ऑपरेशन को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन इनका मेन मोटिव अर्निंग करना नहीं होता। जो भी प्रॉफिट होता है उसे ये किस नाम से बोलते हैं, सरप्लस बोला जाता है। एनपीओ को जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। और ये सरप्लस मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट ना होके जिस मोटिव से, जिस ऑब्जेक्टिव से एनपीओ का सेटअप किया गया है उस मोटिव के लिए क्या किया जाता है, एक्सपेंस किया जाता है। तो याद रखना, जो सरप्लस होता है ना, वो मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वो क्या होता है, जिस एक्टिविटी के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उस एक्टिविटी को प्रमोशन के लिए एक्सपेंस किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल क्या होंगे, जितने भी स्कूल होते हैं, जितने भी कॉलेज होते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, एनपीओ होते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये भी क्या होते हैं, एनपीओ होते हैं। हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, चैरिटेबल ट्रस्ट, नर्सिंग होम, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, ये सब के सब या तो सोसाइटी या फिर किसी ट्रस्ट के अंदर बनाए जाते हैं। याद रखिए बात ना, ये सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन या तो क्या होते हैं, किसी सोसाइटी के अंतर्गत बनाए जाते हैं या फिर किसी ट्रस्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका मोटिव क्या होता है, अपने मेंबर को सर्विस देना। ये सर्विस या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर नॉमिनल कॉस्ट पर होता है, नॉमिनल कॉस्ट पर होता है। ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा क्लब है, क्लब के बहुत सारे मेंबर होते हैं। मेंबर इनको क्या करते हैं, हर मंथ या हर ईयर इनको देते हैं चंदा, और इस चंदे से क्या करते हैं, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कराते हैं। किसके लिए, मेंबर के लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं। जैसे मंदिर होता है, मंदिर भी क्या है, इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मंदिर भी या तो किसी कमेटी से या किसी सोसाइटी से क्या होती है, बनी होती है। और जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, मंदिर में डोनेशन देते हैं। उस डोनेशन से क्या होता है, मंदिर का जितने भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनका पेमेंट किया जाता है। सेम वैसे ही जितनी भी स्कूलें होती हैं, स्कूल ओपन करने से पहले आपको बनाना पड़ता है क्या, सोसाइटी बनाना पड़ता है।
और सोसाइटी में बहुत सारे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, ठीक है ना। यानी याद रखना, स्कूल कभी भी पार्टनरशिप में नहीं खुलता, स्कूल क्या होता है, सोसाइटी होता है। सोसाइटी के अंदर ये स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, यूनिवर्सिटी खोला जाता है, याद रखिए बात ना। तो हमने क्या सीखा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जिनका मोटिव क्या होता है, सर्विस देना अपने मेंबर को या फिर सोसाइटी को, या फिर चैरिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को क्या करना, प्रमोट करना इनका मोटिव होता है। इनके जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, इनको चंदा देते हैं, उस चंदा से क्या करते हैं, ये अपने वर्क को पूरा करते हैं। और जो भी प्रॉफिट होता है यानी सरप्लस होता है उसे मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना करके जिस पर्पस के लिए ये संस्था बनाई गई है उस पर्पस को प्रमोट करने के लिए सरप्लस को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने मेंबर को सर्विस देना या फिर पब्लिक को सर्विस देना। जैसे आपने स्कूल ओपन किया, आपने हॉस्पिटल बनाया, ठीक ना, ये सब के सब क्या होते हैं, किसी सोसाइटी के तहत या फिर किसी ट्रस्ट के तहत ये स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं। दूसरा मोटिव क्या होता है, रिलीजन, एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट को क्या करना, प्रमोट करना। ये दो मोटिव होते हैं किसके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। अब बात करते हैं अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है आपका, पर्पस। मैंने आपको बताया था ना, इनका मेन पर्पस क्या होता है, अपने मेंबर को सर्विस देना या फिर एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट, इंटरटेनमेंट को क्या करना, प्रमोट करना। आपने सुना होगा हर बड़े शहर में क्या होते हैं, एक स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, इस क्लब के आप मेंबर बन जाओगे तो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, या फिर जो नॉन मेंबर होते हैं उनको भी नॉमिनल फीस पर आपको एंट्री मिल जाती है और वो अपने स्पोर्ट्स काम कर सकते हैं। सेम वही बात होती है, बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, आपने देखा होगा उसमें सिर्फ क्या होते हैं, आपके दवा के पैसे लगते हैं और कभी कभी दवा भी क्या होता है, फ्री मिल जाता है। और तो इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पब्लिक के लिए वर्क करती है, ठीक ना। इनके जो मेंबर होते हैं वो मेंबर इसमें डोनेट करते हैं, उस डोनेशन से क्या होता है, ये अपने डॉक्टर को फीस देते हैं, ये अपनी दवा का खर्च उठाते हैं, ठीक ना। तो ये भी क्या होते हैं, आपके एनपीओ की एक पर्पस है। यानी और जो प्राइवेट क्लब होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर को क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। तो वो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो अपने सर्विस किसको देते हो, पब्लिक को देते हो, या आप सर्विस किसको देते हो, अपने मेंबर को देते हो। इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये जो भी सर्विस देते हैं उसके लिए जो फीस होती है ना, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या बहुत ही नॉमिनल रेट पर फीस ली जाती है। जैसे कभी कभी सुना होगा कई हॉस्पिटल ऐसे हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, वो किसी एनजीओ के थ्रू चला जाते हैं, वहाँ की फ़ीस 2 रुपये 10 रुपीज़ ऐसा होता है। वहाँ दवा भी फ्री होती है, ऑपरेशन भी फ्री होता है। कभी कभी क्या होता है, ऑपरेशन के दौरान जो दवा का पैसा है वो लिया जाता है, बाकी जो ऑपरेशन का चार्ज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये पहला पर्पस होता है इनका। दूसरा क्या होता है, ये किस फॉर्म में बनाए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था ना, जब भी आपको कोई एनजीओ बनाना है उसके पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, ट्रस्ट बनाना पड़ता है या फिर सोसाइटी बनानी पड़ती है, ठीक ना। तो सोसाइटी के अंतर्गत सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें आप खोल सकते हो। तो याद रखना, ये किस फॉर्म में बनाए जाते हैं, ट्रस्ट या सोसाइटी के फॉर्म में एनपीओ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेट एंटिटी। आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं और जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं इनकी जो लीगल एग्जिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। यानी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। यानी पार्टनरशिप फर्म अगर अपने डेब्ट को अपने एसेट से पूरा नहीं कर पाती है, ऐसे केस में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी क्या होती है,
पार्टनरशिप फर्म के डेब्ट के लिए क्या होती है, लायबल होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एनपीओ में क्या होता है, मेंबर अलग होते हैं और फर्म क्या होते हैं, अलग होते हैं। याद रखिए बात ना, मेंबर अलग होते हैं और फर्म अलग होता है। यानी जो सोसाइटी है, जो स्कूल है, वो मेंबर से अलग है। जो सोसाइटी है जिसके अंतर्गत स्कूल बनाया गया है, हॉस्पिटल बनाया गया है, ये अपने आप में क्या है, एक लीगल एंटिटी है। इनके डेब्ट को पूरा करने के लिए इनकी जो मेंबर है, उनके मेंबर की प्राइवेट एसेट लायबल नहीं होगी। तो क्या लिखा हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी स्कूल कॉलेज अलग हैं और उसके सोसाइटी के मेंबर क्या होंगे, अलग होंगे। किसी मेंबर के आने जाने, डेथ करने, इंसॉल्वेंट करने से सोसाइटी के स्कूल कॉलेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर। जिस तरह पार्टनरशिप फर्म में क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, सेम वैसे ही एनपीओ में जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर बोलते हैं। इट मीन्स उन्हें हम मेंबर बोलते हैं, पार्टनर्स नहीं बोलते हैं। अब बात आती है मैनेज कौन करेगा। अब सोसाइटी के अंतर्गत तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो क्या ये सारे के सारे मेंबर मैनेज करेंगे क्या? नहीं, सारे के सारे मेंबर मिलकर क्या करते हैं, एक ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं या फिर एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं, जिसमें कुछ लोग क्या होंगे, बाकी मेंबर द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। और ये जो मेंबर होंगे ना, ये जो ट्रस्टी होंगे, ये क्या करेंगे, पूरे के पूरे एनपीओ को मैनेज करेंगे, पूरे के पूरे सोसाइटी को, स्कूल को, कॉलेज को मैनेज करेंगे। तो क्या लिखा हुआ आपका, दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली मैनेज बाय ट्रस्टी। कौन मैनेज करता है, ट्रस्टी। या फिर कौन मैनेज करता है, मैनेजिंग कमेटी। अब ये जो ट्रस्टी होते हैं, ये जो मैनेजिंग कमेटी होते हैं, ये इलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं, सोसाइटी के मेंबर द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं, प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। ठीक ना, मैंने पहले भी कहा था ना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं करती, ये प्रॉफिट अर्न तो करते हैं। प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी तो एसेट को मेंटेन करेंगे, ऑपरेशन को मेंटेन करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, बट इट डज नॉट मीन डैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉफिट अर्न ही नहीं करते, प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। क्योंकि सरप्लस होगा तभी तो हम एसेट को मेंटेन रख पाएंगे, अपने ऑपरेशन को मेंटेन रख पाएंगे। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा, सरप्लस नहीं आएगा, जिस तरह पार्टनरशिप फर्म में हम बोलते थे प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट ना बोल के हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। अगर सरप्लस नहीं होगा तो फिर स्कूल के टीचर को पेमेंट कैसे करोगे, हॉस्पिटल के डॉक्टर को आप पेमेंट कैसे करोगे, मरीज़ को आप क्या करोगे, दवा फ्री में कैसे दोगे। तो सिंपल सी बात है, सरप्लस जरूरी तो है, लेकिन हम सिर्फ सरप्लस के मोटिव से काम नहीं करते। हमारा मोटिव क्या होता है, अपने मेंबर को सर्विस देना, अपने जो पब्लिक हैं, पब्लिक को कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स, इस सब के लिए क्या करना, प्रमोट करना भी होता है। सरप्लस इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज़ सेटअप। जो सरप्लस होता है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जिस पर्पज़ से आपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, सरप्लस यूज़ करते हो। ये सरप्लस मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। याद रखिए बात ना, ये सरप्लस क्या होता है, जो जिस पर्पज़ से आपने एनपीओ को क्या किया है, सेटअप किया है, उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए सरप्लस को यूज़ किया जाता है। अब बात आती है 6, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। किसी भी एनपीओ के लिए मेजर सोर्स क्या होता है, किस किस से हमारे पास, क्योंकि बिना सोर्स का तो काम कैसे चलेगा। देखिए ये सोर्स कहाँ कहाँ से आते हैं। इसको जो मेंबर होते हैं, मेंबर क्या करते हैं, चंदा देते हैं। कभी कभी बाहरी आदमी भी क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं। गवर्नमेंट भी कभी कभी आपको क्या करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है। या फिर आपके पास जो पैसा आता है उसे आप क्या करते हो, इन्वेस्ट कर देते हो। उस इन्वेस्टमेंट से भी क्या होता है, आपके पास पैसा आता है। तो ये सारे के सारे मेन सोर्स हैं। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोनेशन के बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग। अब बात ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड
प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। मान लेते हैं मेरी जो फर्म है वो एनपीओ है, मैं क्या चलाता हूँ, एनपीओ चलाता हूँ, और आप क्या चलाते हो, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मान लेते हैं आपने एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स हो, आप क्या चलाते हो, पार्टनरशिप फर्म चलाते हो, और मैं क्या चलाता हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। अब देखो जहाँ तक बात ये है ऑब्जेक्टिव की बात है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जबकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। सेकेंड बात करते हैं, आप याद है आप जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हो, आप तो ऑनर हो, आप जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हो उससे आप किस नाम से शो करते हो, कैपिटल अकाउंट के नाम से शो करते हो। लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं इसके जो मेंबर पैसा क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे हम किस नाम से बोलते हैं, कैपिटल फंड के नाम से बोलते हैं। यानी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में उससे हम किस नाम से शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से शो करते हैं। यहाँ पर किस नाम से शो होता है, कैपिटल फंड के नाम से शो होता है। इसमें क्या क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। वैसे मैं नॉर्मली बता देता हूँ, कभी कभी मेंबर ये चाहते हैं कि उनसे एक लमसम अमाउंट ले लिया जाए और वो लाइफ टाइम के लिए क्या होंगे, उस संस्था के मेंबर बन जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट पे कर देते हैं उसके जो मेंबर होते हैं। लेगेसी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन अपने वसीयत में ये लिख जाता है कि उसके मरने के बाद उसके कुछ पैसे का कुछ पोर्शन या उसकी प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन किसी एनजीओ को डोनेट कर दिया जाए। तो एनजीओ के लिए वो अमाउंट क्या होता है, लेगेसी होता है। और क्या होता है, सरप्लस, एनजीओ ने जो वर्क किया है उससे जो मिलने वाला प्रॉफिट होता है। याद है ना, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट क्या होता था, कैपिटल में ऐड होता है। सेम वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल फंड में ऐड होता है। तो कैपिटल फंड में ये सारी बातें होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी, सरप्लस, मेंबर ने जो कंट्रीब्यूशन करते हैं हर मंथ हर साल, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कैपिटल फंड में ऐड किए जाते हैं। यानी एनपीओ में कैपिटल फंड होता है और अदर फर्म में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, जब आप बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप जो 11वीं क्लास में आप पढ़ रहे थे ना, वो क्या था, आपका प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन था। आप बनाते क्या थे, ट्रेडिंग अकाउंट, आप बनाते क्या थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर आप में का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आप क्या बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाते हो। लेकिन मैं तो क्या हूँ, मैं चलाता हूँ एनपीओ, मैं ट्रस्टी हूँ, तो मैं क्या बनाऊँगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊँगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊँगा और बैलेंस शीट बनाऊँगा। हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो भी सरप्लस होता है, जो भी डेप्ट शीट होता है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर। मैंने कहा था ना, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म होता है तो किस में जाता है, पार्टनर्स के बीच में जाता है। लेकिन यहाँ पर पता है ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये क्या होता है, कैपिटल फंड में ऐड या फिर डिडक्ट कर दिया जाता है, ये मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं अपने सरप्लस। जिस तरह आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो आपका क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन हम जो बनाते हैं ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर इनकम साइड अधिक है तो हमारा क्या निकल के आएगा, सरप्लस। अगर हमारा एक्सपेंडिचर साइड अधिक है तो हमारा क्या निकल के आएगा, डेप्ट शीट। और अगर प्रॉफिट अर्निंग फर्म की बात करें तो वहाँ पर क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। समझ में आई बात ना। हमारा जो प्रॉफिट होता है उसे हम किस नाम से बोलते हैं, सरप्लस। लॉस को किस नाम से बोलते हैं, डेप्ट शीट। और आप क्या बोलते हो, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोलते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पहली बात ये कि अगर जो एनपीओ है वो प्रॉफिट मोटिव से वर्क नहीं करता, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत ही क्या है। जब उससे प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाएगा। मेरी बात सुना, दो वजह होते हैं। उसके मेंबर ये चाहते हैं कि उन्हें पता चले साल के अंत में कि जो संस्था के वो मेंबर हैं उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। या फिर अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट से क्या करना, हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट से आपको फाइनेंशियल डोनेशन चाहिए। ऐसे केस में क्या होता है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तभी क्या होगा, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली हेल्प
करेगी। तो दो वजह होते हैं, एक तो किसके लिए, मेंबर ये चाहते हैं कि जिस संस्था के वो मेंबर है उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उनको पता चले। दूसरी बात ये है कि अगर आप गवर्नमेंट से हेल्प लेना चाहते हो, दूसरी बात ये है कि अगर आप गवर्नमेंट से हेल्प लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को शो करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें तीन बातें होती हैं, एक तो क्या होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड होता है आपके पास बैलेंस शीट। हम इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, और बैलेंस शीट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। आइए देखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, चलो मान लेते हैं मैं एनपीओ का अकाउंटेंट हूँ और आप किसके अकाउंटेंट हो, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हो। तो आप जो भी कैश आता है, जो भी कैश जाता है, उसके लिए आप क्या बनाते हो, कैश बुक बनाते हो। कैश बुक तो मैं भी बनाता हूँ। कैश बुक में आपको ध्यान है हम बातें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कैश आता है उससे हम क्या करते हैं, डेट वाइज लिखते जाते हैं। किस दिन किस पर्पज़ से कैश आया, किस दिन किस पर्पज़ से कैश गया, ठीक ना। नेक्स्ट डे फिर किस पर्पज़ से कैश आया, किस पर्पज़ से कैश चला गया। यानी कैश बुक तो दोनों लोग बनाएंगे, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो। अब सुनो, ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, वो सिर्फ कौन बनाएगा, एनपीओ। तो याद रखना कैश बुक तो दोनों लोग बनाएंगे, लेकिन जो बात किसकी होगी, रिसीप्ट एंड पेमेंट की बात होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, एनपीओ बनाएगा। तो जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बुक का समरी होता है। जैसे मान लो कैश बुक में क्या होता है, आपने सेल किया कितने का, 5 रुपीज़ का। नेक्स्ट मंथ आपने कितना किया, 2 रुपीज़ का। नेक्स्ट मंथ आपने कितना किया, 7 रुपीज़ का। नेक्स्ट मंथ आपने कितना किया, 1 रुपीज़ का। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपने डेट वाइज लिखा होगा। और ये जो बनता है ना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये बनता है ईयर एंड, साल के अंत में बनता है। और ये कैश बुक का समरी होता है, यानी आप ये देखोगे हमारे पास कुल सेल से कितना पैसा आया। कुल मेरे पास सेल से कितना पैसा आया, 10 रुपीज़। कुल मेरे पास सेल से कितना रुपीज़ आया, 10 रुपीज़ आया। तो जो एनपीओ होता है वो क्या होता है, आपका कैश बुक का समरी होता है। यानी ये डेट वाइज नहीं बनाया जाता, ये बनाया जाता है कब, साल के अंत में। टोटल कैश कितना आया सेल से, टोटल कैश कितना गया परचेज से, टोटल सैलरी मैंने कितना पे किया, टोटल कमीशन मुझे कितना मिला। लेकिन यहाँ पर जो भी परचेज है, सेल है, वो सब के सब कैसे लिखे जाते हैं, डेट वाइज लिखा जाता है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हम बोल सकते हैं, कैश बुक का समरी होता है। इसमें क्या बातें लिखी जाती है, सभी तरह के कैश लिखे जाते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो। हमें मतलब सिर्फ कैश से, कैश आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे। चाहे वो नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल आ रहा हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का पैसा इस साल आ रहा हो, चाहे वो करंट ईयर का पैसा आ रहा हो। पेमेंट साइड में भी हम सेम वही बात है, पेमेंट साइड में वो सारे के सारे कैश लिखेंगे जो हमने इस साल पे किया है, चाहे वो हमने करंट ईयर के लिए पे किया है, चाहे हमने प्रीवियस ईयर के लिए पे किया है, चाहे हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, चाहे हमने कैपिटल नेचर का पे किया है, चाहे हमने रेवेन्यू नेचर का पे किया है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता वो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, नेक्स्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है। हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, कैश पेमेंट करने से और कैश रिसीव करने से मतलब है। कैश आ रहा है कहाँ लिखेंगे, रिसीप्ट साइड। कैश जा रहा है कहाँ लिखेंगे आप, पेमेंट साइड आप लिखोगे। याद रहेगी बात ना। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल नेचर का है, वो रेवेन्यू नेचर का है, वो नेक्स्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या करंट ईयर का है। हमें सिर्फ मतलब किससे होता है, कैश से मतलब होता है। कैश आ रहा है रिसीप्ट साइड, कैश जा रहा है पेमेंट साइड। लेकिन हम इसे डेट वाइज नहीं लिखते हैं, हम टोटल समरी कर देते हैं। हमारे पास सैलरी से कितनी पैसे गए, हमारे पास वेजेस से कितने पैसा गया, हमारे पास टोटल सेल कितना पैसा आया। तो यहाँ पर क्या होता है, समरी होता है, हम डेट वाइज नहीं लिखते हैं। तो ये लिखा किससे जाता है, रिकॉर्ड किससे किया जाता होगा, कैश बुक से रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्या है, समरी ऑफ कैश है। कैश किसका,
तो हम बोल सकते हैं जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो समरी है। समरी किसका? कैश और बैंक का, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, वो करेंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो सिंपल सी बात करेंगे, कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ये हो गया आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें सारे के सारे कैश, चाहे वो किस नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो किस नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का, में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, और ये बैलेंस क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव क्या होगा आपका? ओवरड्राफ्ट, ठीक ना। यानी ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, ओपनिंग क्या हो सकता है आपका? निगेटिव भी हो सकता है। अब मेरे पास क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन आएगा। सब्सक्रिप्शन यानी जो मेंबर हमें चंदा पे करते हैं, वो हो सकता है प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है करंट ईयर का हो सकता है नेक्स्ट ईयर का हो। और हमारे पास क्या आएगा? डोनेशन आएगा, एंट्रेंस या एडमिशन फ़ीस आएगा। जब कोई नया मेंबर एडमिट होगा तो क्या करेगा? एडमिशन फ़ीस पे करेगा। हमने जो न्यूज़पेपर परचेज़ किया था वो पुराना हो गया, उससे हमने रद्दी के भाव बेच दिया, कैश आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से जो मुझे इंटरेस्ट क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीप्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हम इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे। लेगेसी मैंने बताया था, लेगेसी क्या होता है? इंडोरमेंट फंड। बताता हूँ इंडोरमेंट फंड क्या होता है कि अगर कोई बाहरी आदमी या कोई भी आपको यानी एनजीओ को कोई फंड देता है, एनजीओ को कोई फंड देता है और ये बोलता है कि इस फंड को आप इन्वेस्ट करोगे, इस फंड को आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, और उस इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट निकल के आएगा उसी इंटरेस्ट को आप क्या करोगे? जिस पर्पस के लिए मैंने दिया है उस पर्पस के लिए आप यूज़ करोगे। इस तरह के फंड को हम क्या बोलते हैं? इंडोरमेंट फंड बोलते हैं। फिर से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एनजीओ को किसी पर्सन ने कोई फंड दिया है और ये बोला है कि इस फंड को आप इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट निकल के आएगा उसी इंटरेस्ट को आप यूज़ करोगे जिस पर्पस के लिए मैंने ये पैसा दिया है, तो इस तरह के फंड को हम क्या बोलते हैं? इंडोरमेंट फंड बोलते हैं। इस तरह के फंड से एक रेगुलर इनकम हर साल आते रहती है। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी मैंने किसी स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन दिया है तो आप इस डोनेशन को सिर्फ उसी पर्पस से आप यूज़ करोगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट, रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, मैच फंड, प्राइज फंड। हम इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, मैच फंड के बारे में, प्राइज फंड के बारे में, ठीक ना। मेरी बात सुनना, अगर मैंने आपको मैच फंड दिया है तो इस मैच फंड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? मैच के लिए यूज़ होना चाहिए। अगर मैंने आपको प्राइज फंड दिया है तो इसका पैसा का यूज़ सिर्फ और सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली तो हम ये बात कर सकते हैं, इस साइड सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? रिसिप्ट आता है। कौन सा रिसिप्ट? चाहे वो रिसिप्ट कैश में हो, चाहे वो रिसिप्ट किस में हो? बैंक में हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे वो क्या हो? कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमें मतलब किससे होता है? कैश से मतलब आ रहा है। कैश आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे? रिसिप्ट साइड लिखेंगे। इधर क्या बात करेंगे? जो भी मेरा कैश जा रहा है, सैलरी के नाम से, रेंट के नाम से, पोस्टेज के नाम से, एडवर्टाइजमेंट के नाम से, न्यूज़पेपर मैगजीन के नाम से, ऑडिट फीस के नाम पे, और नियम क्या होता है? जो बाहरी आदमी आपके लिए वर्क करता है तो उनको जो हम पेमेंट करते हैं उसे हम क्या करते हैं? और नियम, यानी वो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय नहीं, ठीक ना। जैसे हमारे स्कूल है, हमारे स्कूल में क्या हो गया? कोई गेस्ट लेक्चर देने आ गया तो उससे हम जो पैसा पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? और नियम बोलते हैं। म्युनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंस, यानी इधर हम सारे के सारे हम किसकी बात करेंगे?
उसकी बात करेंगे जहां हमारा पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा जा रहा है इस साल, हम यहाँ पे लिखेंगे। चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, इस साल जो भी पैसा जा रहा है, यानी ड्यूरिंग करेंट ईयर आपका जो भी पैसा जा रहा है, वजह चाहे कैपिटल हो, चाहे रेवेन्यू हो, आप पेमेंट चाहे करंट ईयर का कर रहे हो, चाहे प्रीवियस ईयर का कर रहे हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का कर रहे हो कब, करंट ईयर में। इस साल जो भी आप पेमेंट करोगे इस साइड शो करोगे, जो भी आप रिसिप्ट शो करोगे इस साइड शो करोगे। अंत में क्या निकलेगा, बैलेंस। बैलेंस या तो क्या निकलेगा इस साइड, या बैलेंस क्या निकलेगा इस साइड। अगर रिसिप्ट साइड अधिक है, आना अधिक है, तो बैलेंस क्या होगा आपका, इस साइड दिखेगा। अगर आपका पेमेंट साइड अधिक है तो बैलेंस कहाँ दिखेगा आपका, इस साइड दिखेगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो बैलेंस है ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, और ये कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा आपका, लायबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है ना। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये कहाँ दिख रहा होगा आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिख रहा होगा। ये जो ओपनिंग बैलेंस है निगेटिव, ये कहाँ दिख रहा होगा, बैलेंस शीट में किस साइड दिख रहा होगा, लायबिलिटी साइड में दिख रहा होगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट है, और ये कौन सा अमाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का अमाउंट है, यानी साल के अंत में जो बैलेंस शीट बचेगा उसमें ये वाला बैलेंस कहाँ जाएगा, एसेट साइड, और ये वाला बैलेंस कहाँ जाएगा आपका, लायबिलिटी साइड जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। क्योंकि रिसीव्ड एंड पेमेंट किसकी बात करता है, कैश की बात करता है, और कैश कौन से अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो याद रखना, कोई भी पूछेगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कौन से अकाउंट होता है, आपका रियल अकाउंट होता है। जो आता है वो कहाँ जाता है, डीआर में, जो जाता है वो कहाँ जाता है, सीआर साइड में। तभी तो रिसीव्ड साइड आप क्या रिकॉर्ड करते हो, आने वाला कैश, और पेमेंट साइड आप क्या रिकॉर्ड करते हो, जाने वाला कैश रिकॉर्ड करते हो। तो नेचर ऑफ अकाउंट की अगर बात करें तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, आपका रियल अकाउंट होता है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, तो याद रखना जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो हम किस बेसिस बनाते हैं, कैश बेसिस बनाते हैं। हमें मतलब नहीं होता इनकम से, गेन से, हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, कैश से मतलब है। कैश बेसिस, कैश आएगा कहाँ लिखेंगे, रिसीव्ड साइड, कैश जाएगा कहाँ लिखेंगे, अपने पेमेंट साइड शो करेंगे। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, हमें सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ऑल रिसिप्ट, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं टाइम पीरियड। मैंने कहा था ना रिसीप्ट में पेमेंट अकाउंट पे क्या होता है, हम पेमेंट की बात करते हैं, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ऑल कैश और बैंक ट्रांजेक्शन, जो मुझे इस साल क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, या जो मैंने इस साल क्या किया, पेमेंट किया है, चाहे वो किसी भी साल का हो, करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे सक्सीडिंग ईयर यानी नेक्स्ट पीरियड का हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, जो इसकी ओपनिंग बैलेंस होती है वो क्या हो सकता है आपका, कैश इन हैंड, या फिर क्या हो सकता है, बैंक इन बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है आपका, अंत में क्या मेरे पास कैश बचा, अंत में मेरे पास क्या बैंक में बचा है। याद रखिए बात ना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। फिर से मेरी बात सुनना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में क्या होता है, मेरे पास पहले से क्या कैश पड़ा हुआ था, मेरे पास पहले से क्या बैंक पड़ा हुआ था। क्लोजिंग बैलेंस में क्या होता है, साल के अंत में मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है या फिर मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। बैंक पॉजिटिव भी हो सकता है और बैंक निगेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट, ठीक ना। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये बनता किस पर है,
कैश बेसिस पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आउटस्टैंडिंग है, वो प्रीपेड है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमें किसी भी तरह के एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपली किसकी बात करता है? कैश आया रिकॉर्ड होगा, कैश जाएगा रिकॉर्ड होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैश कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है? कैश से मतलब होता है। कैश आ रहा है रिकॉर्ड होगा, कैश जा रहा है रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं अपने पर्पस के बारे में बात करते हैं। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? वो सिर्फ ये बताता है किस किस हेड से पैसा आ रहा है और किस किस हेड में पैसा जा रहा है। इसका पर्पस क्या होता है? जो हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है या फिर जो हम पेमेंट क्या कर रहे हैं वो किस किस हेड से हम क्या हो रहा है पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या पेड कर रहे हैं। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट। लिमिटेशन क्या है? पूछ सकता है आपसे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 2 लिमिटेशन बताइए। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? कैश बेसिस की बात करता है, यानी नॉन कैश आइटम की बात नहीं करता। नॉन कैश आइटम की बात ये नहीं करता, याद रखिए बात ना। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? कैश बेसिस की बात करता है। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या कहता है? ये कोई हमारे पास इनकम एक्सपेंस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ उस इनकम एक्सपेंस की बात करता है जिसके लिए मैंने कैश पेमेंट किया है। इनकम एक्सपेंस इन कैश सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन देता है, बाकी इनकम एक्सपेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। तीसरी बात हम ये कर सकते हैं कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जजमेंट हम नहीं कर सकते। समझ में आई बात ना? मैंने कहा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से हम एनपीओ के फाइनेंशियल पोजीशन का जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? कैश और बैंक की बात करता है। देखो बैलेंस शीट में कैश और बैंक एक पर्टिकुलर आइटम होता है सिर्फ, बाकी बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट होते हैं, बहुत सारी लायबिलिटी होती है, उनके बारे में इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन देता है, किसका इन्फॉर्मेशन देता है? कैश का और बैंक का। तो इसके तहत हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को जज नहीं कर सकते। तीसरी बात, ये सरप्लस और डेफिसिट शो नहीं करता। तीसरी बात, ये जो मेंटेन होता है उसमें इक्वल बेसिस पे मेंटेन नहीं होता, ये मेंटेन कैसे होता है? कैश बेसिस पर मेंटेन होता है। तो क्लियर हो गई ना? ये सारे के सारे लिमिटेशन हैं। फिर से बात करते हैं। पहला लिमिटेशन, ये सिर्फ किसकी बात करता है? कैश की बात करता है, नॉन कैश आइटम की बात नहीं करता। दूसरी बात, ये सभी के सभी इनकम एक्सपेंस को डिस्क्लोज नहीं करता, ये सिर्फ उसी इनकम एक्सपेंस को डिस्क्लोज करता है जिसका हमने पेमेंट किया है। तीसरी बात ये है कि इससे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? कैश और बैंक की इंफॉर्मेशन मिलती है, अदर हमें किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। तो ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने में हेल्प नहीं करता। तीसरी बात ये है। चौथी बात ये है कि ये हमें सरप्लस और डेफिसिट नहीं बताता। और लास्ट क्या है? ये इक्वल बेसिस पे मेंटेन नहीं किया गया है। ये कैसे मेंटेन किया जाता है? कैश बेसिस पे मेंटेन किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने कहा था ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसको देख के बनता है? कैश बुक को देख के बनता है। याद है ना वाली बात? कैश बुक में सभी इंफॉर्मेशन डेट वाइज होता है और ये कब बनता है? साल के अंत में बनता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? कैश बुक की समरी होता है। कैश बुक तो सही बनाते हैं, एनपीओ भी बनाएगा और प्रॉफिट अर्निंग भी फंड भी बनाएगा, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। आइए देखते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात ये है बेसिस। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक होता है। और कैश बुक कैसे बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। यानी पहले बनता कौन है? कैश बुक। कैश बुक का बेसिस क्या होता है? कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। और जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो किसको देख के बनता है? कैश बुक को देख के बनाया जाता है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिस क्या हो गया? कैश बुक हो गया।
अब बात करते हैं टाइम पीरियड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में बनाते हैं एज ए समरी ऑफ कैश बुक, यानी टोटल कैश किस में गया, परचेज में गया, सैलरी में गया, टोटल कैश किस किस में आया, सेल्स से आया। लेकिन ये जो कैश बुक होता है, कैश बुक तो कैसे बनता है? डेली बेसिस पर। कैश बुक कैसे बनता है आपका? डेली बेसिस बनाया जाता है, यानी डेट वाइज बनाया जाता है। डेबिट ऑन क्रेडिट साइड, रिसीट में पेमेंट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड। हम क्या लिखते हैं? रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड। जबकि कैश बुक में क्या लिखते हैं? डेबिट साइड और क्या लिखते हैं अपने? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में किसकी बात करते हैं? जो हमारे पास कैश आता है। क्रेडिट साइड में किसकी बात करते हैं? जो हमारा कैश जाता है। लेजर फोलियो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेजर फोलियो नहीं होता, नो लेजर फोलियो। जबकि कैश में क्या होता है? लेजर फोलियो कॉलम बना होता है। इंस्टीट्यूशन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। जबकि कैश बुक में क्या होता है? जबकि कैश बुक कौन बनाता है? सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो। डेट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेट वाइज ही बनाते हैं। ये तो बनाते हैं साल के अंत में एज ए समरी ऑफ कैश और नॉट सो डेट वाइज। लेकिन जो कैश बुक होता है उसे हम कैसे शो करते हैं? डेट वाइज शो करते हैं। यानी कैश बुक पर डे बनता है, पर डे कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ जा रहा है। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब बनता है? साल के अंत में बनता है। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनका फॉर्मेट। ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। एक तरफ क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर, जो भी आप खर्च करते हो। एक तरफ क्या होगा आपका इनकम, जो भी आपने इनकम कमाई है। इनकम के लिए सबसे बड़ा जरिया क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। पहले इनकम क्या होगा इनका? सब्सक्रिप्शन। और क्या हो सकता है? एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन के बारे में, एंट्रेंस फीस के बारे में। जनरल डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट। हमारा हॉल है, जो एनजीओ है उसके हॉल है। हॉल में बहुत सारे लोग शादी ब्याह कराते हैं और बदले में क्या करते हैं? एनजीओ को पैसा देते हैं। अब बहुत सारे क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हॉल को रेंट पर लेते हैं और हमें क्या करते हैं? रेंट पे करते हैं। तो यहाँ से भी इनकम आ जाता है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, लेकिन बात किसकी हो रही है? प्रॉफिट की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही है। जैसे मान लेते हैं फिक्स एसेट कितने का था? 8 रुपीज़ का। आपने इसे बेचा कितने में? 10 रुपीज़ में। तो ये जो 10 रुपीज़ पैसा आ रहा है ये कहाँ जाएगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे किस साइड जाएगा? रिसीप्ट साइड जाएगा। लेकिन हम जब बात करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये 10 रुपीज़ नहीं आएगा। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 रुपीज़। तो इस 2 रुपीज़ के बारे में बात हो रही है। और क्या होगा आपका? सन्ड्री रिसिप्ट, यानी और भी किसी तरह का अगर पैसा आता है, इनकम आता है तो यहाँ पर शो करते हैं। इस साइड क्या होगा? सभी के सभी एक्सपेंस होंगे, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और नियम, मैंने कहा था और नियम क्या होता है, बताया था आपको ना। टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिर वही बात है, मान लो एसेट कितने का था? 8 रुपीज़ और आपने सेल कितने में किया होता? 5 रुपीज़। तो आपको लॉस कितना हो गया? 3 रुपीज़। यानी हमें 10 और 5 से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। क्योंकि हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल आपने जो यूज़ कर लिया, जैसे मान लो स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने परचेज कितना किया है? 12 रुपीज़ का, लेकिन अभी भी बचा हुआ कितना है? 4 रुपीज़ का बचा हुआ है। तो यूज़ कितना हो गया? 8 रुपीज़ का। मैंने पेमेंट कितना किया था? 12 रुपीज़। ये कहाँ जाएगा आपका? याद है ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड में किस साइड जाएगा? पेमेंट साइड जाएगा। लेकिन जब बनाओगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो याद है ना, 12 में से अभी भी बचा हुआ कितना है? 4। तो ये जाएगा 4 बैलेंस शीट में। ये बचा हुआ है कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। और जो एक्सपेंस है वो कितना है? 8 रुपीज़ का एक्सपेंस है। 8 रुपीज़ यूज हो गया है, 8 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गया। तो कहाँ जाएगा यहाँ पर? ये आपका जाएगा एक्सपेंडिचर में जाएगा।
अगर आपका इनकम साइड अधिक है तो आपके लिए क्या आएगा, सरप्लस। और अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड अधिक है तो क्या होगा, आपको डेफिसिट। याद रखिए बात ना, अगर आपका इनकम साइड अधिक है तो क्या होगा, आपका डिफरेंस क्या आएगा, सरप्लस। और अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड अधिक है तो क्या आएगा, आपका डेफिसिट आएगा। यानी एक चीज तो देख रहे हो ना, इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो या तो क्या होगा, सरप्लस, या फिर क्या होगा, डेफिसिट। जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, याद रखना हम बनाते कैसे हैं, एक्रूअल बेसिस पर। यानी हमें मतलब क्या होता है, सिर्फ इस साल से मतलब होता है इस साल की इनकम क्या है, इस साल का एक्सपेंडिचर क्या है। जैसे मान लेते हैं मैंने किसी को सैलरी पे किया कितना, 10 रुपीज़, जिसमें से 2 रुपीज़ क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो इस साल के लिए कितना पे किया मैंने, 8 रुपीज़। तो ये 8 रुपीज़ कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। यानी हमें किसकी बात करनी होती है, हमें करंट ईयर की बात करनी होती है। इस साल का खर्चा क्या है, हमें पेमेंट से मतलब नहीं होता, हमने पेमेंट दिया या नहीं दिया हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना होता है इस साल का खर्चा कितना है। एग्जाम्पल और लेते हैं, मैंने 10 रुपीज़ पे किया है, इस 10 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ पिछले साल का है, यानी इस साल के लिए कितना, 7 रुपीज़। और 7 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी इस साल का कितना हो गया आपका, 5 रुपीज़। यानी आप क्या सैलरी शो करोगे, 5 रुपीज़ शो करोगे। यानी फिर से बात कर लेते हैं एक बार, आपने 10 रुपीज़ पेमेंट किया तो रिसीट एंड पेमेंट साइड में पेमेंट साइड क्या शो होगा, 10 रुपीज़। लेकिन जब बात एक्सपेंडिचर की बात आएगी तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ 10 रुपीज़ में 3 रुपीज़ पिछले साल का था, तो इस साल का आपने कितना पे किया, 7 रुपीज़। अब ये बोल रहा हूँ मैं 7 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ अगले साल के लिए, तो इस साल के लिए आपने कितना पे किया है, 5 रुपीज़। अब मैंने कहा ना, हम जब बनाएंगे इनकम एक्सपेंस अकाउंट, हमें मतलब किससे होगा, इस साल के एक्सपेंस से मतलब होगा। पेमेंट करना एक्सपेंस नहीं होता, याद रखना। पेमेंट तो मैंने कितना किया था, 10 रुपीज़, लेकिन 10 रुपीज़ में 3 रुपीज़ किसका था, पिछले साल का था। 2 रुपीज़ किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस साल का जो आपका एक्सपेंस हो कितना, आपका 5 रुपीज़। तो आपका एक्सपेंडिचर में क्या दिखाओगे, आप 5 रुपीज़ दिखाओगे। तो एक बात और क्लियर हो गई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते कैसे हैं, एक्रूअल बेसिस बनाते हैं। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, जो जिस साल का एक्सपेंस है उससे हम उस साल क्या करेंगे, शो करेंगे, चाहे हमने पेमेंट करूं चाहे पेमेंट ना करूं। जो जिस साल का इनकम है उसे उस साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। अब आइए देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। खाता नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से नहीं बनाया जाता है, इसलिए ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना बना के ये क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। जो भी डिफरेंस आता है, अगर आपका इनकम साइड अधिक है तो क्या निकलेगा, सरप्लस। और अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड अधिक है तो क्या निकल के आएगा, आपका डेफिसिट निकल के आएगा। इनकम और गेन, जो भी आपको इनकम होगा, जो भी आपको गेन होगा, वो कहाँ लिखोगे आप, CR साइड लिखोगे। जो भी आपका एक्सपेंस है, जो भी आपका लॉस है, उसे हम कहाँ लिखेंगे, DR साइड लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपका क्रेडिट साइड अधिक है यानी इनकम साइड अधिक है तो क्या होगा, आपका डिफरेंस क्या आएगा, सरप्लस। और अगर आपका डेबिट साइड अधिक है यानी एक्सपेंस साइड अधिक है तो आपका क्या निकल के आएगा, डेफिसिट। अब चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, ये क्या होगा, सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और जो डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड में लेस हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। हम कब बनाते हैं, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं। और कॉन्सेप्ट कौन से यूज करते हैं, मैचिंग रेवेन्यू रिसिप्ट विथ रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन द सरप्लस एंड डेफिसिट। इसका मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी इनकम को अर्न करने के लिए, फिर से सुनना, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी इनकम को अर्न करने के लिए जो आपने खर्च किया है उसे हम क्या करते हैं, उसे लेस कर देते हैं, तब जाके हमारा निकल के आता है हमारे पास क्या सरप्लस है या हमारा क्या डेफिसिट है। याद रखना, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी इनकम को अर्न करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंस किया है वो एक्सपेंस इस इनकम से लेस होगा
तो निकल के आएगा एक्चुअल में क्या सरप्लस है, एक्चुअल में क्या डेफिसिट है। याद रखने बात ही। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था, जो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट होता है वो कैसे बनता है, एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। यानी जो जिस साल का एक्सपेंस है उसे उसी साल शो करेंगे, चाहे पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। जो जिस साल का इनकम है उसे उसी साल शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हम इसे जो बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है हम किस साल का देखेंगे, अकाउंटिंग पीरियड इस साल का हम देखेंगे। हमें मतलब नहीं है मैंने पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। मैंने पहले ही कहा था ना आपको, जो जिस साल का एक्सपेंस है उससे हम उस साल शो करेंगे, चाहे पेमेंट करूं चाहे पेमेंट ना करूं। एग्जांपल देखते हैं, मैंने इस साल किसी से काम कराया, सैलरी कितना देना है 10 रुपीज़, मैंने अभी तक उसे कितना पे किया है 3 रुपीज़ पे किया है। तो अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड में क्या दिखेगा आपका 3 रुपीज़, क्योंकि मैंने पेमेंट कितना किया 3 रुपीज़। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंस कितना है 10 रुपीज़। जब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो वैसे केस में हमारा जो एक्सपेंस दिखेगा वो एक्सपेंस क्या दिखेगा 10 रुपीज़, क्योंकि मैंने कहा था ना जो जिस साल का एक्सपेंस उसे उस साल ही शो करना चाहिए, चाहे मैंने पेमेंट करूं चाहे पेमेंट ना करूं। सेम वही बात है रेवेन्यू इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इस साल जो भी मेरी इनकम है उसे हम क्या करेंगे शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। जैसे मान लो मैंने किसी को सेल किया 100 रुपीज़ का ऑन क्रेडिट और अभी तक हमें रिसीव कितना हुआ 30 रुपीज़। तो जब आप बनाओगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो वहाँ रिसीप्ट क्या दिखेगा 30 रुपीज़। लेकिन जब आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो वैसे केस में आपका जो इनकम होगा, इनकम क्या दिखेगा आपका 100 रुपीज़, ठीक ना। अब किसकी बात करते हैं, अपने नॉन कैश एक्सपेंस की बात करते हैं। तो मैंने कहा था ना ये तो सभी की बात करता है, चाहे वो पेमेंट करूं चाहे पेमेंट ना करूं। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को भी शो करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना वो सब के सब कहाँ जाते हैं बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ हम किसकी बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करते हैं और रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं। याद है की बात ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किसकी बात करते हैं रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने कैपिटल इनकम के बारे में बात करते हैं। जो कैपिटल इनकम होते हैं, कैपिटल इनकम मीन्स क्या हो, जैसे आपको कोई डोनेशन मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पज से तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है, आप सिर्फ उसी पर्पज से उसको यूज करोगे और किसी पर्पज से आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो ये कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी साइड। याद की बात ना, अगर आपको कोई डोनेशन मिला हुआ है किसी स्पेसिफिक पर्पज से तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप सिर्फ उसी पर्पज से यूज कर सकते हो और किसी पर्पज से यूज नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली आपके लिए क्या बन जाती है, वो लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या हुआ, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट पे हम क्या दिखाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंस शो करेंगे, रेवेन्यू इनकम शो करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस शो करेंगे। लेकिन कौन से एक्सपेंस शो करेंगे जो कि आपने इस साल के लिए खर्च किया है, पिछले साल के लिए नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं। मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। जो आपने एक्सपेंस किया वो किस साल के लिए है, इस साल का होना चाहिए, पिछले साल का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। इस साल के लिए जो आपने एक्सपेंस किया है हम उसकी बात करेंगे। मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ, मुझे जो चंदा मिला है ना वो मिला 100 रुपीज़, लेकिन 100 रुपीज़ में 30 रुपीज़ तो प्रीवियस ईयर वाला है। इसका मतलब मुझे इस साल का रिसीव कितना हुआ है 70 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो रिसीव तो कितना हो गया 100। अगर हम बात करें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट क्या दिखेगा 100 रुपीज़। लेकिन अगर हम बात करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो इनकम कितना आपका 70 रुपीज़ आपके लिए इनकम है। याद रखिए बात ना, 70 रुपीज़ मेरे लिए क्या आपका इनकम है, क्योंकि मुझे मिला तो कितना है 100 रुपीज़, लेकिन 100 रुपीज़ में 30 रुपीज़ कब का है प्रीवियस ईयर का है। इस साल का मुझे कितना मिला है 70 रुपीज़ मिला है। तो मैंने भी तो यही कहा, जो जिस साल का इनकम होता है उसे हम उस साल ही शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। जो जिस साल का एक्सपेंस है उससे हम उसी साल शो करेंगे, चाहे पेमेंट करूं चाहे पेमेंट ना करूं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अगर हम नेचर की बात करें तो इनकम एक्सपेंडिचर क्या शो करता है, क्या सरप्लस है, क्या डेफिसिट है, और सरप्लस, प्रॉफिट लॉस ये कौन शो करता है, नॉमिनल अकाउंट। तो याद रखना आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो कौन से अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सेकेंड बात करते हैं बेसिस। तो याद रखना जो इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनता है वो कौन से बेसिस से बनता है, एक्रूअल बेसिस से बनता है। मींस जो जिस साल का एक्सपेंस है उसे हम उस साल ही शो करेंगे, चाहे पेमेंट करूं चाहे पेमेंट ना करूं। जो जिस साल का इनकम है उसे उस साल ही शो करेंगे, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। और याद रखना ये किस नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। तो याद रखना जो भी कैपिटल नेचर के होंगे उस तरह का आइटम को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि कैपिटल नेचर का आइटम कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड, सिंपल सी बात है, हम किस अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं, हम करंट अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं। जो मैंने एक्सपेंस किया है पिछले साल के लिए, जो मैंने एक्सपेंस किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, यहाँ पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, करंट अकाउंटिंग पीरियड के इनकम एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो याद रखना इनकम एक्सपेंस अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, डज नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस या तो क्या होगा, सरप्लस, या फिर क्या होगा, डेफिसिट। और ये दोनों क्या होंगे, या तो कैपिटल फंड में ऐड होंगे या कैपिटल फंड में क्या होंगे, लेस होंगे। इनका जो मेन मोटिव होता है, इनका जो मेन पर्पस होता है, इनका मेन पर्पस क्या होता है, पता करना एनपीओ को क्या प्रॉफिट है, यानी क्या सरप्लस है, या फिर क्या होता है, क्या डेफिसिट है। अगर इनका जो सीआर साइड है, सीआर साइड मतलब इनकम साइड, अगर इनकम साइड अधिक है तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। और यदि इनका डीआर साइड अधिक है तो डीआर साइड मीन्स एक्सपेंस अधिक है तो क्या कहलाएगा, डेफिसिट कहलाएगा। डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल फंड में लेस हो जाएगा, और जो सरप्लस है वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। पहले हम बात करते हैं नेचर। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश की बात करता है। कैश कौन से अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। और जो इनकम एक्सपेंस अकाउंट होता है वो किसकी बात करता है, प्रॉफिट लॉस की बात करता है। तो कौन सा अकाउंट होगा आपका, नॉमिनल अकाउंट होगा। अगर साइड की बात करें, इसका जो डीआर साइड होता है वो क्या लिखते हो आप, रिसिप्ट, और जो सीआर साइड होता है उससे आप क्या लिखते हो, पेमेंट। इसका जो डीआर साइड होता है वहाँ क्या लिखते हो आप, एक्सपेंडिचर, और जो इसका सीआर साइड होता है उसे हम क्या लिखते हैं, इनकम साइड लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है। इनका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, कैश और बैंक। बैंक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस, इनका क्लोजिंग बैलेंस भी क्या होगा, कैश होगा या फिर बैंक होगा। बैंक निगेटिव भी हो सकता है। इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो या तो क्या होगा, सरप्लस, या फिर क्या होगा, डेफिसिट। अगर इनका इनकम साइड अधिक है तो क्या होगा, सरप्लस। अगर इनका एक्सपेंडिचर साइड अधिक है तो क्या होगा, इनका डेफिसिट। अब बात करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। जहाँ तक बात किसकी है, आपकी कैश बुक की बात है। तो कैश बुक में चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, हम दोनों चीज़ों को शो करते हैं, बोथ। लेकिन अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है, रेवेन्यू नेचर की बात होती है, कैपिटल नेचर की बात नहीं होती। पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, ये जो बात होती है ना रिसीप्ट में पेमेंट साइड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो उसे पैसा आ रहा है वो करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है। वो सिर्फ मतलब किससे होता है, ड्यूरिंग करंट ईयर जो भी उसे पैसा मिलेगा, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, वो सबको रिकॉर्ड करता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, करंट ईयर के इनकम एक्सपेंस की बात करता है। सिर्फ और सिर्फ किस ईयर की बात करता है, करंट ईयर की इनकम की बात करता है, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो, चाहे पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस,
जो आपका सरप्लस होता है या फिर जो डेफिसिट होता है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाता है। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वैसे तो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, बैलेंस शीट में किस साइड, एसेट साइड, और अगर बैंक क्या हो जाए निगेटिव तो कहाँ से हो जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जो आप नेक्स्ट ईयर बनाओगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक ना, उसके लिए इस साल का क्लोजिंग क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। यानी क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। जब आप नेक्स्ट पीरियड में बनाओगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उस समय क्या होगा, इस टाइम का क्लोजिंग क्या बन जाएगा, उस टाइम ओपनिंग बन जाएगा। एडजस्टमेंट में किसी भी तरह के एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये किसकी बात करता है, कैश बेसिस की बात करता है। एंड इसको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है, कैश से है, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो जिस साल का इनकम होता है उसे हम उस साल ही शो करते हैं, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। जो जिस साल का एक्सपेंस होता है उसे उसी साल शो करते हैं, चाहे पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो। तो वहाँ पर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूअल, इनकम रिसीट एडवांस को हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ एक बार, आपको याद है ना, मुझे 10 रुपीज़ क्या हुआ था, रिसीव हुआ था, लेकिन इसमें से 3 रुपीज़ किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल का मेरा कितना हो जाएगा, 7 रुपीज़। तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन अगर हम बात करें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो वहाँ पर क्या है, 10 रुपीज़ मेरे लिए क्या था, पेमेंट साइड में शो होगा। वहाँ पर एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अगर आपने एडवांस पे किया है तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। यानी आपके लिए एक्सपेंस 10 रुपीज़ नहीं, कितना है, 7 रुपीज़ है। डिप्रिसिएशन, याद रखना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, कैश एक्सपेंस की बात करता है, नॉन कैश की बात नहीं करता। लेकिन जो आपका इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट होता है वो कैश नॉन कैश दोनों की बात करता है, बस वो एक्सपेंस होना चाहिए। तो कहता है इस डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम, लेकिन ये क्या कहता है आपका, इट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं अपने लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो मेंबर होते हैं, मेंबर ये चाहते हैं कि वो पूरे लाइफ टाइम के लिए एक लमसम अमाउंट पे कर दें, यानी उनको हर साल पेमेंट ना करना पड़े, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए क्या चाहते हैं, एक लमसम अमाउंट पे करना चाहते हैं। जब वो एक लमसम अमाउंट पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। यानी वो लाइफ टाइम के लिए क्या हो गए, उस एनजीओ के मेंबर बन गए, यानी उनको हर साल पे नहीं करना। अभी जो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है ये हर साल तो पे करना नहीं है, यानी ये क्या हो गया, एक रेकरिंग नेचर का नहीं हो गया, ये क्या हो गया, एक नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया। क्लियर है ना। रेकरिंग नेचर का क्या होता है, जो बराबर आते रहता है, हर साल होते रहता है, वो क्या होता है, रेकरिंग नेचर का होता है। जो कभी कभी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर का अमाउंट बोलते हैं। तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ना, ये हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड है उसमें ऐड कर देंगे। याद रही बात ना, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होगा, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट में जाएगा। इस बात को याद रखना हमेशा ही। लाइफ मेंबरशिप फीस है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड में क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में बोला हो कि नहीं इसे कहाँ लेके जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो आप कहाँ लेके जाओगे इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाओगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या है, साइलेंट है, तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, लेगेसी। मैंने कहा था लेगेसी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन अपने वसीयत में लिख जाता है कि जब वो डेथ करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट या फिर उसके पास जो पैसे है उसका कुछ पार्ट किसी एनजीओ को दे दिया जाए। तो ऐसे अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, लेगेसी बोलते हैं। और ये लेगेसी भी क्या होता है, कैपिटल फंड में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो याद रखना
जो लेगेसी का अमाउंट होता है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, नहीं जाता। ये भी कहाँ जाता है, आपका बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो दो बातें क्लियर होगी। एक तो बात क्या क्लियर हुई, लाइफ मेंबरशिप फीस, और दूसरी बात क्या क्लियर हुई, लेगेसी रिसीव। ये दोनों ही क्या होंगे, कैपिटल फंड में, कैपिटल में क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। लेगेसी क्या हो सकता है, इन काइंड्स भी हो सकता है और इन कैश भी हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डोनेशन। अब अगर हम डोनेशन की बात करें ना, डोनेशन भी हम दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्पेसिफिक डोनेशन, यानी जो आपको डोनेशन मिला हो किसी स्पेशल पर्पज से मिला है। जैसे आपको डोनेशन किसके लिए मिला है, बिल्डिंग के लिए मिला है। डोनेशन आपको किसके लिए मिला है, स्विमिंग पूल बनाने के लिए मिला है। तो मेरी बात सुनो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, अगर आपको कोई पैसा दे और कहे कि ये पैसा का आपको यूज किसके लिए करना है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए करना है, तो आपके लिए तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। पैसा तो आ रहा है लेकिन ये आपके लिए क्या बन गया, यानी आपके पास जो बनाओगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये रिसीप्ट साइड में तो आएगा, पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इसके साथ एक जुड़ गया लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या जुड़ गया, आपको इस पैसे का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है, बिल्डिंग के लिए करना है। आपको इस पैसे का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है, स्विमिंग पूल के लिए करना है। तो याद रखना, इस तरह का डोनेशन जो किसी स्पेशल पर्पज से मिलता है वो कहाँ जाएगा, आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। रिसिप्ट तो आ रहा है, रिसिप्ट में तो जाएगा, लेकिन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। अब बात करते हैं जनरल डोनेशन के बारे में, यानी आपको जो डोनेशन मिला है उसके साथ कोई भी कंडीशन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी इस डोनेशन के पैसे को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाएगा, सीआर साइड में शो किया जाएगा। तो दो बातें क्लियर होगी। अगर आपको डोनेशन मिला किसी स्पेशल पर्पज से, तो याद रखना वो आपके लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी, क्योंकि उस डोनेशन का यूज सिर्फ और सिर्फ आप उसी पर्पज से कर सकते हो। इसे हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। और अगर जनरल डोनेशन है, यानी डोनेशन किसी स्पेशल पर्पज से नहीं मिला हुआ है, इस डोनेशन को आप किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हो, तो ये आपके लिए क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। और इसे हम कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड यानी सीआर साइड शो करेंगे। वैसे दोनों ही रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट में तो जाएगा ही, क्योंकि रिसिप्ट किसकी बात करता है, कैश आने की बात करता है, चाहे वो कोई भी पर्पस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ अर्नियम। कभी कभी क्या होता है, आपके हॉस्पिटल है, वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, कभी कभी उनको आप जो फीस पे करते हो। आपके स्कूल है, उस स्कूल में क्या होते हैं, कभी कभी कई लोग गेस्ट लेक्चर देने के लिए आते हैं, यानी वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, और उसको आप जो पेमेंट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्नियम बोलते हैं। ये कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा, एक्सपेंस साइड यानी डीआर साइड आप शो करोगे। लिखा हुआ है द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूशन। वो आपके इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय नहीं है, अगर आप उसको पेमेंट करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्नियम बोलते हैं। और ये आपका कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डीआर साइड जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर आप ओल्ड न्यूज़पेपर बेचोगे तो आपके लिए क्या है, इनकम है। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड जाएगा, इनकम साइड शो किया जाएगा। याद रखना ये आपके लिए कौन सा रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। और ये कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड यानी किस साइड जाएगा, सीआर साइड शो किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट्स। अगर आप किसी ओल्ड फिक्स एसेट को क्या करते हो, सेल करते हो, तो ये जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट कौन सा होगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड तो आप इसे क्या करोगे, शो करोगे। लेकिन जब बात किसकी होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो वहाँ बात किसकी होगी, प्रॉफिट और लॉस की बात होगी। जैसे मान लो आपकी जो फिक्स एसेट हो कितने की है, 10 रुपीज़ की, और आपने इसे क्या किया, 7 रुपीज़ में सेल किया है, तो ये 7 रुपीज़ कहाँ जाएगा, आपका रिसिप्ट साइड।
और आपको अल्टीमेट हो क्या गया, लॉस। 10 का चीज आपने कितने बेचा, 7 रुपीज का। ये जो 3 रुपीज का लॉस हो गया, इसे हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड शो करेंगे, डीआर साइड शो करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं, 10 रुपीज की चीज आपने कितने बेच दिया, 12 रुपीज में बेचा है, तो रिसिप्ट कितना आ रहा है, 12 रुपीज। लेकिन इनकम कितना आपका, 2 रुपीज का। 10 का चीज आपने कितने बेच दिया, 2 रुपीज प्रॉफिट में बेचा है, तो ये 2 रुपीज कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। और किस साइड जाएगा आपका, सीआर साइड जाएगा। ठीक ना, क्लियर हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट, जितने बेचोगे वो तो आपकी रिसिप्ट है, जो लॉस होगा वो कहाँ जाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो प्रॉफिट होगा वो भी कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लॉस हुआ है तो डीआर साइड, इनकम हुआ है तो कहाँ जाएगा आपका, सीआर साइड जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कैपिटल फंड की बात करते हैं। मैंने कहा था ना, मेंबर जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है उसे हम कहाँ शो करते हैं, कैपिटल फंड में क्या करते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद जो भी सरप्लस होता है, जो भी डेफिसिट होता है, वो भी क्या होता है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। और अगर डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तीसरी बात ये होती है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है किसी डोनेशन के बारे में, डोनेशन के इतना पोर्शन क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो याद रखना, उस डोनेशन का उतना पोर्शन हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। जैसे मान लो आपको डोनेशन कितना मिला, 100 रुपीज, और लिखा हुआ है इस डोनेशन का क्या करना है, 70% कैपिटलाइज करना है। तो याद रखना 100 का 70% कितना होगा, 70 रुपीज। ये 70 रुपीज क्या होगा, आप कैपिटल फंड में क्या करोगे, ऐड करोगे। और जो बाकी 30 रुपीज है ना, वो कहाँ दिखाओगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे। किस साइड आप शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की आप किस साइड शो करोगे, सीआर साइड में शो करोगे। फिर से मेरी बात सुनना, कभी कभी डोनेशन के बारे में लिखा होता है कि इतना पोर्शन क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। तो याद रखना उतना पोर्शन आप क्या कीजिएगा, कैपिटलाइज कीजिएगा, यानी उसे कैपिटल फंड में क्या करोगे, ऐड करोगे। कैपिटल फंड कहाँ दिख रहा होता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस साइड दिख रहा होता है, लायबिलिटी साइड में शो हो रहा होता है। और जो बाकी 30% है ना, बाकी जो 30% है उसे आप कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे। किस साइड शो करोगे आप, सीआर साइड शो करोगे। तीसरी बात यह है कि जो ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं। याद रखना, अगर हम ओपनिंग एसेट में से अगर ओपनिंग लायबिलिटी को क्या करें, लेस कर दें, तो क्या निकल के आएगा, हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा। हमें बाद में रिक्वायरमेंट पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल फंड का, ठीक ना, तो मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे निकालते हैं। फिलहाल इतना ही जान लो, अगर ओपनिंग एसेट में से क्या लेस कर दोगे, ओपनिंग लायबिलिटी क्या करोगे, लेस करोगे, तो क्या निकलेगा आपका, ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा। आपको यही होता है ना, एसेट इक्वल टू क्या होता है आपका, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर एसेट में से आप क्या लेस कर दो, लायबिलिटी को लेस कर दो, तो क्या निकल के आएगा आपका, कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो वही बात है, आपका जो ओपनिंग कैपिटल फंड है इक्वल टू क्या होता है आपका, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। यानी आपके क्वेश्चन में आपका ओपनिंग एसेट दिया रहेगा, ओपनिंग लायबिलिटी दिया रहेगा। अगर आप ओपनिंग एसेट में से क्या लेस कर दोगे, ओपनिंग लायबिलिटी लेस कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, ओपनिंग कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा, ऐसे केस में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है, अगर अपने ओपनिंग एसेट में से क्या लेस कर दें, ओपनिंग लायबिलिटी लेस कर दें, तो क्या निकलेगा आपका, ओपनिंग कैपिटल फंड निकल के आ जाता है। दूसरी बात हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जो भी एसेट से अधिक होता है, एक्सेस ऑफ एसेट, जो भी आपका एसेट लायबिलिटी से अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि पता है ना, एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। अगर हम क्या करें, एसेट में से लायबिलिटी को लेस कर दें, तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल। तो हम बोल सकते हैं एसेट लायबिलिटी से जितना अधिक होता है वो सब के सब क्या होते हैं, आपके कैपिटल होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एंट्रेंस फीस के बारे में। जब जो न्यू मेंबर किसी एनजीओ में, किसी क्लब में
किसी सोसाइटी में आना चाहता है तो उसे क्या पे करना पड़ता है, एडमिशन फीस पे करना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगी, ठीक ना। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी रूल्स होगा, ठीक ना। जैसे मान लो अगर आपका जो एनजीओ है उसमें रूल्स ये है कि जो भी एडमिशन फीस आएगा उसे क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो ये फिर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, यानी जो आपका एनजीओ है उसमें ये लिखा हुआ है 50% क्या होगा, कैपिटलाइज, तो 50% क्या मान लोगे, रेवेन्यू। 50% क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। और जो बाकी 50% बचेगा वो कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। जो बाकी आपका 50% बचेगा वो कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो एनजीओ है वो क्या फॉलो करती है, क्या रूल्स फॉलो करती है। अगर एनजीओ में लिखा होगा जो भी एडमिशन फीस होगा वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि 50% क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा, और बाकी 50% कहाँ जाएगा, आपको इनकम मानना है, तो ठीक है, जो भी एडमिशन फीस आएगा उसका 50% क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे, यानी कैपिटल फंड में क्या करोगे, ऐड करोगे। और जो बाकी 50% है वो कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर इस तरह का कोई भी रूल नहीं है, यानी क्वेश्चन में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो याद रखना जो भी इंट्रेंस फीस होगा उससे हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू इनकम मान लेंगे। याद रखिए बात ना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो याद रखना एडमिशन फीस यानी इंट्रेंस फीस को हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू इनकम माना जाएगा। और अगर रेवेन्यू इनकम है तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कुछ पोर्शन क्या करना है, रेवेन्यू मानेंगे, और कुछ पोर्शन को हम क्या मानेंगे, कैपिटल मानेंगे। तो याद रखना जितने पोर्शन को हमें क्या मानना है, रेवेन्यू मानना है, वो कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और जो बाकी पोर्शन है उसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। और अगर कैपिटल रिसिप्ट मानोगे तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्लियर है ना। इंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस क्या होता है, जब कोई न्यू मेंबर एनजीओ में एडमिट होता है तो उसे क्या करना पड़ता है, इंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस देना पड़ता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में क्या बताया, जो भी एनजीओ का रूल होगा उस रूल्स को फॉलो किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो याद रखना एडमिशन फीस, इंट्रेंस फीस को हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू इनकम मानते हैं। और अगर आप इसे रेवेन्यू इनकम मानोगे तो कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में दिखाओगे। दूसरी बात ये है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुछ पोर्शन क्या मानना है, रेवेन्यू, और कुछ पोर्शन क्या मानना है, कैपिटलाइज, तो जितने पोर्शन को रेवेन्यू मानना है उसे हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में दिखाएंगे। और जितने पोर्शन को हमें क्या मानना है, कैपिटल रिसिप्ट मानना है, यानी कैपिटलाइज करना है, उतने पोर्शन को हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड कहाँ होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यानी उतने अमाउंट को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्या होता है, कैपिटलाइज होता है, करेंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा, लेगेसी। लेगेसी क्या होता है, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में जैसा बोले वैसा हम फॉलो करेंगे। इंट्रेंस फीस, इंट्रेंस फीस क्वेश्चन अगर साइलेंट है इंट्रेंस फीस के बारे में तो हम उसे क्या मानेंगे, रेवेन्यू इनकम मानेंगे, और उसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में जैसा बोले वैसा हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, ऐसे केस में जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, उसे हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे दिखाएंगे। और जो भी रिसिप्ट है, रिसिप्ट कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो भी इनकम होगी उसे हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड शो करेंगे, अपने इनकम साइड शो करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपनी एंडोमेंट फंड की बात करें। एंडोमेंट फंड क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन एनजीओ को, सोसाइटी को, स्कूल को कुछ अमाउंट देता है और कहता है इस अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना है
और उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको जो इनकम आएगा उस इनकम को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको यूज़ करना है। तो इस तरह का जो फंड दिया गया है, इस तरह का जो फंड मिला है एनजीओ को, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोमेंट फंड बोलते हैं। एनजीओ क्या करता है? इस तरह के फंड को कहीं इन्वेस्ट करता है, उससे जो इंटरेस्ट निकलता है उसको उस पर्पस के लिए यूज़ करता है जिस पर्पस के लिए पैसा मिला है। तो एक बात फिर से क्लियर हो गई, ये जो पैसा मिला है इसके अगेंस्ट कुछ लायबिलिटी क्रिएट हो गया। लायबिलिटी कैसे क्रिएट हो गया? क्योंकि इस फंड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आप उसी पर्पस के लिए कर सकते हो और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। मैंने कहा था ना, अगर कोई फंड आपको मिलता है और उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, यानी आपको उस फंड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस से कर सकते हो जिस पर्पस के लिए आपको पैसा मिला है, तो ये आपके लिए क्या हो जाती है? एक तरह से लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि इस पैसे को आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो जिस पर्पस के लिए आपको ये पैसा मिला है। तो ये आपका क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप शो ना करके इसे कहाँ शो करोगे? आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। याद रखिए बात ना, अगर आपको एंडोमेंट फंड मिला हुआ है तो उसे आप कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट में किस साइड शो करोगे? लायबिलिटी साइड शो करोगे एंडोमेंट फंड के नाम से। इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे शो नहीं करोगे, क्योंकि ये आपको जो मिला है ना किसी स्पेसिफिक पर्पस से मिला है और आपको इससे होने वाली इनकम को सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ ए कैपिटल रिसीट बिकॉज इट प्रोवाइड ए परमानेंट इनकम टू द इंस्टीट्यूशन। क्योंकि इस फंड को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? आपको इनकम जनरेट होगी। तो हम कह सकते हैं कि एंडोमेंट फंड से क्या होता है? परमानेंट इनकम क्रिएट हो जाती है। या ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन फिक्स डिपॉजिट कर देता है, जैसे मान लो 5 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट कर दिया और ये आपको उसने दे दिया किसी एनजीओ को, और क्या बोला? इससे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का आप क्या करोगे? यूज़ करोगे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो इसने बताया है। तो इस पर्सन के लिए यानी इस एनजीओ के लिए ये जो इंटरेस्ट है और ये जो अमाउंट है क्या बन जाता है? लायबिलिटी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिस पर्पस के लिए मैंने ये पैसा दिया है सिर्फ उसी पर्पस से आप इस फंड को यूज़ कर सकते हो। इसीलिए ये आपके लिए इनकम ना होके हम इसे कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। क्लियर है ना? फिर से मैं एक बार बताता हूँ, एंडोमेंट फंड क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी संस्था को, एनजीओ को, सोसाइटी को, ट्रस्ट को कोई फंड देता है और ये कहता है इस फंड को से मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा, इस फंड से जो मिलने वाला इनकम होगा, उसका सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो याद रखना, इस तरह का फंड के लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। इसलिए इसे हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।